नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी बहुत पसंद करेंगे, खुसूसन जो बैरून मुल्क मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे छोटे, मेरे बच्चे रहते हैं वो, क्योंकि आज परदेसियों के हवाले से ये वीडियो है। वाकई ये तो मेरा ज़ाती तजर्बा भी है। 12 साल बाद गुजार के आया हूँ, मुख्तलिफ कहानियाँ सुनी, हकीकत पर मबनी, ये बाद में इसका जिक्र करूँगा। फ़िलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट कि ये वीडियो लाजमी देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और नए आने वालों के लिए खुशामदीद वेलकम, और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पर लाजमी कमेंट्स कीजिएगा कि ये वीडियो आपको यानी एवरेज कैसी लगी, अच्छी लगी, ठीक है, या फिर कुछ इस पे तनकीद करना चाहते हैं तो दिल खोल के तनकीद कीजिए। असल में जी आज मैं अनुमान काफ़ी देर से चेक कर रहा था कि मैं भी 12 साल सऊदीया में ताइफ में रहा, और फिर बहुत से लोगों के हाल अहवाल सुने अपने कानों से कि वहाँ से वो वाइंड अप करके पाकिस्तान आए और फिर वापस पता लगा जी वो वापस सऊदीया पहुँच गए। क्यों पहुँचे, ये तहरीर उसकी अक्कासी करती है। जी ये परदेसी मजीद चाचा के नाम से। मजीद चाचा बड़े खुश थे कि आखिरकार 30 साल परदेश काट कर अब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस जा रहे थे। हर किसी से गले मिल रहे थे, इस उनके चेहरे पर खुशी नुमायाँ थी। मैं भी परदेसी हूँ, मुझे 15 साल हुए इनको देखकर मुझे भी ख्याल आया कि एक दिन मैं भी हमेशा के लिए परदेश छोड़ दूँगा। मगर फ़िलहाल मजीद चाचा की खुशियों में से ही खुशियाँ बांट रहा था। सारी रात मजीद चाचा ने खुशी से जागकर गुजारी। अगली सुबह इन्हें एयरपोर्ट छोड़ा और वापस आ गया। मैं अपने काम काज में लग गया और मजीद चाचा पाकिस्तान पहुंच गए। खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन किया, उन्हें खुश पाया, दिल को और भी तसल्ली हो गई। हफ्ता हफ्ता जी दिल को फ़ोन किया, उन्हें खुश पाया, दिल को और भी तसल्ली हो गई। हफ्ता बिना गुजरा था कि मैं ऑफिस से घर आया, देखता हूँ मजीद चाचा बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है। मैंने हैरान होकर पूछा, चाचा आप यहाँ वापस आ गए, खैर तो है? अब ये देखें कि ये जो है ना यहाँ से एक शुरू होता है सीन जो असल हाँ परदेशियों के मुकद्दर में लिखा होता है ज़्यादा। और इसमें कुछ थोड़ा सा मैं ये भी कर दूं कि परदेशियों का भी कसूर होता है कि वो जब मैनेज नहीं करते सारी चीज़ों के, अंधे बाहर से पैसे भेजते रहते हैं, फिर यहाँ आके उनके साथ जो है ना वह वापस आते हैं यहाँ, तो फिर जो है ना उन्हें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो चाचा बताएगा, सुनिएगा ज़रा उसके। मजीद चाचा ने उठकर मुझे गले लगाया और धाड़े मार मार कर रोने लगे। मैं इतना घबरा गया था कि मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने चाचा को ज़ोर से गले लगाया और उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगा। चाचा के आंसू शायद पाकिस्तान में ही खुश हो चुके थे। मैंने खाना बनाया, मजीद चाचा नमाज़ पढ़ने लग गए। खाने से फारग होकर मैंने दरियाफ्त किया, चाचा बताएं तो सही हुआ क्या है? चाचा ने बताया कि इनके 3 बेटे 2 बेटियाँ हैं, यानी 3 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। दोनों बेटियों की शादी यहाँ रह कर ही कर दी थी। बेटे तीनों अभी कुंवारे हैं और नौकरी वगैरह करते हैं। चाचा ने कहा जिस दिन वो घर पहुँचे सब ठीक था, इन्हें मेहमान की तरह इज्जत दी गई। 2 दिन बाद ही एक बेटे को रात देर से घर आने की वजह से ज़रा सा डांट दिया, तो जवाब में बेटे ने कहा आप आए हैं तो इज्जत से रहें, ज़्यादा तहकीकात ना किया करें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। चाचा खामोश हो गए। अगले रोज़ चाचा ने खुद ही उस बेटे को पास बिठाकर उससे माजरत की और उसका मूड ठीक किया। मज़ीद 2 दिन गुजरे तो दरवाज़े पर दस्तक हुई। बाहर कोई लड़का उनके बड़े बेटे को बुलाने आया था। उसी बेटे ने दरवाज़ा खोला। ड्राइंग रूम में बैठे चाचा मजीद अपने बेटे की उसके दोस्त से गुफ्तगू सुन रहे थे। दोस्त कह रहा था 4 दिन हो गए हैं तो रात को बाहर नहीं आता, यानी 4 दिन हो गए तो रात को बाहर नहीं आता। यार अब्बा आया हुआ है, ये चला जाए तो आज़ादी मिलेगी, जब से आया है नाक में दम कर रखा है। इसके अल्फाज चचा मजीद के दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो रहे थे। शायद चचा के कानों ने ही मजीद सुनने की ताकत गंवा दी। चचा बेहोश हो गए। वो कई घंटे इसी कमरे के फर्श पर गिरे पड़े रहे। जब होश आया तब भी खुद को अकेले ही पाया। चचा की बीवी अपनी महल्ले की चंद खवातीन के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी और बेटे घर से बाहर थे। चचा अपने खाली मकान की दीवारों से अजीब बातें करने लगे। कभी कहते मैं कहाँ गलत हूँ, क्या मैं इतना गलत हूँ, मैंने क्या नहीं किया, क्या मैं इतना गैर अहम हूँ। उसी रात चचा ने खाने की टेबल पर सिर्फ अपने लिए खाना देखा, बाकी सब बाहर से खाकर आए थे। चचा ने गिला करना चाहा कि उनके साथ खाने की टेबल पर बैठ ही जाते, मगर मज़ीद तकलीफ दे जवाब ना सुनने का हौसला था और ना ही
सवाल किया। खाना खाया और लेट गए। अगली सुबह चचा नमाज के लिए उठे, वज़ू कर रहे थे कि बेटे की ज़ोरदार गरजती आवाज़ आई। कौन शोर कर रहा है? उस वक्त चचा मासूम से बच्चे की तरह डर से गए और वज़ू अधूरा छोड़कर मस्जिद चले गए। वहीं वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद दुआ मांगते हुए चचा रोने लग गए। तभी इमाम साहब ने चचा को पूछा, क्या हुआ बड़े मियाँ, रोते क्यों हो? चचा ने सारा माजरा बयान किया और इमाम साहब से पूछा कि आप ही बताएं मुझे, आप क्या करना चाहिए। इमाम साहब जो बहुत बुज़ुर्ग थे फरमाने लगे, अब तू कुछ नहीं कर सकता सिवाय बर्दाश्त के या उनके लिए हदायत की दुआ करने के लिए। जो वक्त तेरे बच्चों की तरबियत का था वो तूने परदेश में गुजारा। ये है जी असल में जो है ना ड्रॉबैक। हम बाहर पैसे तो कमाते हैं, अंधे वहाँ पैसे भी भेजते हैं, उससे हमारी नस्लें ख़राबी होती हैं। असल होता है बच्चों को तरबियत करना, जो हम नहीं कर सकते। फिर ज़्यादातर हमारी बेगमात में, जैसे इसमें भी आया हुआ शॉपिंग, ये सारा कुछ, वो पैसे उधर गुलछोड़ों में उड़ा के और आराम से बैठ जाते। असल चीज़ जो बच्चों की तरबियत होती है ना, वो नहीं हो सकती ना। बंदा तो होता ही बाहर है और बेगम भी पीछे से थोड़ा सा लापरवाही बर देती है। अब आगे सुने क्या कह रहे जी मौलवी साहब, क्या कह रहे हैं। अब वो बच्चे नहीं रहे, इन्हें जिस तरह की परवरिश मिली वो वैसे बन चुके। अब या बर्दाश्त कर या उनसे अलग होकर कहीं और रह ले। चचा वापस घर गए, बीवी से तमाम हाल बयान किया। बीवी ने भी कह दिया, मैंने तो पहले ही कहती थी कि वापस आकर क्या करोगे, वहाँ तो फिर भी नौकरी थी, पैसा था, वहाँ फारग रहकर बच्चों से ताने ही सुनने हैं। यहाँ फारग रहकर बच्चों से ताने ही सुनने हैं। चचा को अपने कानों पर तीसरी बार यकीन ना आया कि ये इनका वहम है, कोई डरावना ख्वाब है या कड़वी हकीकत। जी असल में वो यानी बीवी से उसे तवक्को थी ये कहे कि कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, ये सारा कुछ तसल्ली देंगे। उल्टा उन्होंने कहा, जी जा भाई वापस जाओ, कितों आए हैं, सन पैसे भेज दिया, कहा तेरी नहीं ज़रूरत, तो उत्थे ही मार खाप जाएंगे, उत्थे ही दफना दो उनके। गर्ज चचा ने बैंक में रखी हुई रकम से वापसी का टिकट खरीदा और बिना किसी को बताए वो अपने घर के दरवाजे को चूमकर ये कहते हुए निकले कि ए मेरे वहम कि तू मेरा घर है, तुझ में तो रहना चाहता हूँ पर वहम में नहीं। चचा की बातें सुनकर मेरी आंखों से निकलते आंसू मेरे सीने तक को तर कर गए थे। सन्नाटे को तोड़ते हुए मजीद चाचा की हल्की सी आवाज़ निकली, जहांजेब मैं अब पाकिस्तान कभी नहीं जाऊँगा, जब मैं ना रहा तो मुझे यहीं प्रदेश में ही दफन कर देना। मैं चचा के साथ लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि मेरा दिल भी डरते हुए कह रहा था कहीं पाकिस्तान में बनाया गया मेरा घर भी वहम तो नहीं। जी ये है जी असल तहरीर, देख लें। असल में ये होता है जी, क्या कह सकते हैं। और यकीन माने ये हकीकत में एक बंदे ने ऐसी कहा कि वो सारी ज़िंदगी अपने बाहर रह के पैसे, और तकरीबन ये 90% लोग ऐसे ही करते हैं। कुछ 10% जो होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, या पीछे उनकी वालदा समझदार होती है, तो वो एक ख़ास हिस्सा उसकी कमाई के घर में लगा देती है, बाकी वो उसका अलग ही रखती है और कहती है बेटा अपने पास ही रखो। उधर बाहर की करेंसी भी मजबूत है, जब आओगे साथ लेते हैं ना, अपने लिए मकान ले लेना या ऐसे जो भी जो है ना, एक ख़ास हिस्सा जो घर में ज़रूरत हो वो करती है। ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि 90% जो है ना, बल्कि 95 शायद कह लें, सारे का सारा सारी ज़िंदगी पैसा भेजते रहते हैं। ऐसे ही एक दोस्त पाकिस्तान आया सॉरी, आप बेहतरीन मकान 10 मरले पे बना हुआ, ठीक है, हर किस्म की रेल बेल पैसे की सारा कुछ, वो मकान भाइयों ने जो है ना अपने नाम लगा लिया। अब जब ज़रा बात हुई तो उसने उन्होंने भाइयों ने कहा भाई तू कौन है, जा जिधरों आया मकान तो साढ़ा है, जा कमा तो खा। अब उसने शादी की नहीं, ठीक है। अब जब तेवर देखे, अच्छा यहाँ पे अब हमारी इंतहाई माज के साथ बीवियाँ या हत्ता कि आप दो इस किस्म के माएँ भी, वो जिस तरफ देखती हैं कि भाई है भारी पासा है उधर हो जाती हैं। वहाँ भी ऐसे ही हुआ, वो मजबूरन उसने भी टिकट कटाई, वापस गया, अपनी बीवी को अपने उसके ससुराल छोड़ा और उसने कहा भी अब उधर ही रहो, मैं कमाऊँगा, कुछ मकान बनाऊँगा तो इंशाल्लाह मैं उसे उधर ही लेके जाऊँगा। ये है हकीकत पसंदी। फिर यूट्यूब पे उठा के देख लें, एक और उस एसी टेक्नीशियन का उसमें इंटरव्यू है जिसने तकरीबन 35 के 40 साल बाद से कमा के बाहर भेजता रहा, वो फुटपाथ पे बैठा हुआ। ये उर्दू पॉइंट में मेरा हर शायद उसका इंटरव्यू छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा असल में बात ये है कि जो हम अंधे हो जाते हैं ना बाहर से। देखें, मैं शुरू से ये कहता हूँ कि मुझे मेरे भाइयों से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं है।
जितना मेरे भाइयों ने मेरे लिए किया शायद ही कोई किसी के भाई ने उनके लिए किया हो। लेकिन अपना तो खैर वो हैंड टू माउथ ही रहा। जो मुझे जानने वाले हैं बाहर, बड़ी मुश्किल से आते हुए बाहर के कर्जे उतार के आया हूँ, तो जान छुड़ा के आया हूँ, क्योंकि 12 साल बस कभी खजल ख्वारी हुआ मैं उधर। तो लेकिन फिर भी बंदा जो म्याना रवि से चलता है ना, जहाँ ज़रूरत हो भाई की मदद करे, बाकी उन्हें बिल्कुल खड़का के कि भाई आप अपना अपनी जिम्मेदारी निभाओ, काम करो, उठ के जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपका हाथ पकड़ूंगा। लेकिन आपको जी कि मैं पैसे भेजता रहूँ और लेट के खाते रहो, आप तो ये नहीं होगा भाई। ज़रा मैंने भी ज़िंदगी गुजारनी है, बाकी भाइयों को भी देखना है सारा कुछ, तो वहाँ तो सिस्टम ठीक रहता है। और सबसे बड़ी बात उस घर की, अगर माँ जो है ना सही है ना, समझदार है, सब बच्चों को हाथ के नीचे किया हुआ था, वहाँ भी चल जाता है। लेकिन मोस्टली 1995 जैसे मैंने ये तहरीर पढ़ी, ऐसे ही होते हैं, बाहर कमाई करते रहते हैं, वो भी आते हैं दोनों हाथों से लुटाते हैं, आगे लुटा के फिर चले जाते हैं, कमाते हैं, उधर से भी भेजते हैं, लेकिन वाइंड अप करके जब आते हैं फिर उनसे ये सलूक होता है जो इस चचा मजीद के साथ हुआ। इसलिए खुदारा जो बाहर हैं वो ज़रूर ज़रूरियात भाइयों की पूरी करें, लेकिन उन्हें सर पे ना चढ़ाएं, अपने लिए कुछ बचा के रखें। फिर मेरे बड़े भाई ने बताया था कि उनके दोस्त वहाँ गया तो उसकी वालदा, देखिए जो समझदार माएँ हैं, मैंने पहले कहा था हैं इस दुनिया में समझदार माएँ भी हैं। उसने कहा जी कि जब मैं आने लगा बाकियों ने तो अपना वही ये भेजना वो करना फलाना, तो उसने बड़ी अच्छी बात की बेटे को। उन्होंने उसका बेटा एक बात पल्ले बांध ले मेरी को, वहाँ जाकर तू जो खाएगा वो तेरा है, जो पहनेगा वो तेरा है, पीछे भेजेगा ना तो सब मलिया मेट हो जाएगा। मेरी तरफ ही भेजेगा, लेकिन ज़ाहिर है बच्चे जो है ना वो खा पी जाएंगे, इसलिए वो तेरा नहीं है। ये गेड़ा बांध के जा और जाके वहाँ कमा, अच्छा खा, भाइयों के लिए जितनी ज़रूरत है भेज, बाकी अपना कुछ कर। ये होता है जी समझदार माएँ। जो ऐसी माएँ होती हैं वो तो उनकी औलादें कभी आपस में लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। तो जो माएँ दूसरी टाइप की होती हैं, बी कैटेगरी की, वहाँ पे एंड पे लड़ाई ही होती हैं, झगड़े ही होते हैं। और आए दिन आप यूट्यूब उठा के देख लें कि भरा पड़ा है ऐसे लोगों से कि जो बाहर तो 30-40 साल कमाई करके भेजते रहे, लेकिन वापस आए तो वो हाथ खाली थे, उन्हें फिर वापस जाना पड़ा बाहर। तो नाज़रीन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और जो बाहर नहीं भी गए यहाँ भी हैं, वो म्याना और रवि रखें, ये नहीं सारे जेब से निकाल के दे दें, बाद में पता लगे उनके पास कुछ है ही नहीं। जहाँ ज़रूरत हो भाइयों की दिल खोल के देखें। हमारा इस्लाम भी कहता है कि सबसे पहले किसी को मदद करनी है वो आपके रिश्तेदार हैं, भाई बहन, उसके बाद दूसरे रिश्तेदार, चचा मामू खाला, ये यानी ऐसे सिलसिला चलता है। लेकिन आप ये नहीं जेब से सारे निकाल के दे दो और ख़ुद फुकरा हो जाओ और फिर एंड पे जलील होते रहो। उम्मीद है जी मेरी वीडियो पसंद आएगी आप लोगों को। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।